जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MHCS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इतिहास का एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण के बारे में। तो छोटी चीज मैं आपको बताते चलूं कि मौर्य काल के पतन होने के बाद भारत पे पूरे 4 विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, कितने विदेशी आक्रमण हुए? तो पूरे 4। कौन कौन? हिंद यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक के नाम से जानते थे। दूसरा हुआ शक वंश के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तीसरा जो आक्रमण हुआ वो पहलव वंश ने किया। और चौथा जो आक्रमण हुआ वो कुषाण वंश लोगों ने भारत पे आक्रमण किया। कुषाण वंश, जिसमें हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, वो बाद में। पहले हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक के बारे में। तो छोटा छोटा मैं बताऊं कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है एक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, और जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने ही बनाया, उसका उठा लिया। ठीक है, बहुत फायदा उठाया इसका, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। जब मौर्योत्तर काल के बाद जब मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, अब सोचिए, अगर आपकी ये मुट्ठी है, अगर आप 5 भाई हैं, अगर पांचों भाई एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, तो यकीन माने वो चीज कभी भी आपकी खराब नहीं होगी और न ही आपके ऊपर कोई हावी हो पाएगा। लेकिन यही चीज एक भाई अलग रहे, दूसरा भाई अलग रहे, सारे भाई अलग अलग रहे, तो अगर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति आकर आप सबके ऊपर काबिज हो सकता है, कब्जा कर सकता है। वही हाल हुआ मगध का। जब मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और कोई भी योग शासक नहीं रहा, और जिसके कारण भारत में विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, कौन कौन से किए? तो हिंद यूनानी, इसको हम लोग ISPK के नाम से भी याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आई मतलब इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक, और एस मतलब शक वंश, और पी का मतलब हुआ था पहलव वंश, और के का मतलब हुआ कुषाण वंश। हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, इस पीके। ठीक है, इस पीके, इस पीके के कोड से हम इसको याद कर सकते हैं कि भारत में जो 4 विदेशी आक्रमण हुए थे वो कौन कौन किसने किसने किया था। सॉरी, देखिए मैं अब आपको बताऊं, चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, हमने लिखा है कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और तथा इसमें कोई योग शासक नहीं रहा, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया, जिसके कारण भारत पे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। अब भारत पे 4 विदेशी आक्रमण हुए, जो मैंने आपको अभी कहानी के माध्यम से बताया। कौन कौन से हुए? एक हुआ है हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आक्रमणकारी जो हुआ उसका नाम है शक वंश, जिसको हम लोग देखो आई और एस से रिलेट करेंगे। ठीक है, मतलब इज पीके। ठीक है, तीसरा जो आक्रमणकारी था जो भारत पे आक्रमण किया, उसका नाम था, वो वंश था पहलव वंश। ठीक है, फिर लास्ट में जो आक्रमणकारी ने भारत पे आक्रमण किया, उस वंश को हम कुषाण वंश के नाम से जानते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आई है तो परेशान मत होइए, मैं सब कुछ समझा दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे अब हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में शक वंश, फिर पहलव वंश, उसके बाद कुषाण वंश के बारे में पढ़ के ये विदेशी आक्रमण के बारे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य। देखिए, हिंद यूनानी, जिन्हें इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, वो उत्तर पश्चिम, कहा उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण, मौर्योत्तर काल की सबसे
महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। ठीक है, कहाँ कहाँ के? तो उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल के की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इनमें सबसे पहले जो जो आए थे, जो यहाँ पे आक्रमण किए थे, इनमें सबसे पहले आक्रांता था। क्या नाम था उनका? आक्रांता। ठीक है, सबसे पहले कौन था? आक्रांता थे। और एक चीज देखें कि बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी, एक बैक्टीरिया एक जगह थी पश्चिमी देश में, तो बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी इन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में, किसमें? प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन भी कहा गया है। इसे बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानियों को, ठीक है, इन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन भी कहा गया है। यवन भी कहते थे, किसमें कहते थे? तो प्राचीन भारतीय साहित्य में। अच्छा, आगे देखें कि बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए थे। मतलब ये जो प्राणी थे, ये बैक्टीरिया जो एक प्राणी थे, ये भारत में कहां से आए थे? तो भारत में आए थे हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से, इसीलिए इन्हें उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के बारे में कहा गया। तो बैक्टीरिया कहां से आए थे? तो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए। अब भारत की सीमा में, खास पर भारत की सीमा में सबसे पहले, मतलब सर्वप्रथम प्रवेश जो किया, मतलब आक्रमण किया, करने का श्रेय डेमेट्रियस को गया है। क्या नाम है इनका? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, डेमेट्रियस प्रथम को है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि भारत की सीमा में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ, ठीक है, उसका श्रेय जो जाता है वो डेमेट्रियस प्रथम को है। फिर 183 मतलब 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ हिस्सों, मतलब कुछ भाग को, किसके भाग को? भारत के पंजाब के कुछ हिस्सों, मतलब कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया था? तो डेमेट्रियस प्रथम ने। भारत के जो पंजाब राज्य है, पंजाब के कुछ हिस्सों या कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाई डेमेट्रियस ने। ठीक है, तो राजधानी बनाया, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, मतलब सबसे पूर्ण शासक जो था, उनका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, जिसे बौद्ध साहित्य में, किसमें कहा गया? तो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन्हें बौद्ध साहित्य में, किसको? मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद भी कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। मैं किनारे हट जा रहा हूं और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप ताकि उसको सुन लें और जान लें। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया तथा कोई भी योग्य शासक न होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण करने का 4 विदेशी आक्रमण हुए। कौन कौन? हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी विदेशी के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रांता थे। अब बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है, बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए। अब भारत की सीमा में
सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय, मतलब आक्रमण करने का श्रेय डेमेट्रियस को गया है। डेमेट्रियस प्रथम को है। फिर 183 मतलब 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ हिस्सों मतलब कुछ भाग को जीतकर डेमेट्रियस ने साकल को राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। उम्मीद करता हूं आपको अब मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगा, आधा तो आपको यही याद हो गया होगा। हम लोग इसके आगे अब पढ़ते हैं। डेमेट्रियस ने यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में, कहा किसने? तो डेमेट्रियस ने यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए थे। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं अक्सर कि खरोष्ठी तथा यूनानी दोनों लिपियों में सिक्के किसने चलाए, तो आपको आंसर देना होगा डेमेट्रियस ने। ठीक है, तो सिक्के चलाए। आगे हम लोग देखें कि डेमेट्रियस जो था के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया था। किसके उपरांत? डेमेट्रियस के उपरांत में यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया। मतलब जो भारत हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके कुछ हिस्सों को इसने जीत लिया और फिर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। अब मिनांडर को संभवतः किसे? मिनांडर, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, कहा गया है। ठीक है, तो मिनांडर को संभवतः नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा मिनांडर को किसने दी? तो आंसर आपका होगा नागसेन ने। आगे देखिए मिलिंद पन्हू में, किसमें? मिलिंद पन्हू में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर की वार्ता, मतलब वार्तालाप, बातचीत, ठीक है, बातचीत जो है वो संकलित है, लिखी गई है, रखी गई है। ठीक है, तो मिनांडर को संभवतः नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब मिलिंद पन्हू में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर की वार्ता संकलित है। इसकी राजधानी साकल जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो साकल किसकी राजधानी थी? तो मैंने आपको पहले बताया था मिनांडर की। ठीक है, मिनांडर की राजधानी क्या थी जो उसने बनाया था? तो साकल। तो जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, कौन? बौद्ध शिक्षा का, ये भी याद रखें। लेख वाले सिक्के, मतलब सिक्के, जैसे मान लो ये कोई सिक्के बनते थे, जैसे आज हम यहाँ लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा है ना, भारतीय रुपया। तो लेख वाले सिक्के जो है, मुद्रा लेख एवं सोने के सिक्के सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। ठीक है, किसने? ग्रीक शासकों ने जारी किए, तथा धर्म चक्र का चिन्ह मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर मिलता है। मेरे ख्याल से मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग ग्रीक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मतलब इंडो ग्रीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ग्रीक शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखें कि सबसे पहले सर्वप्रथम सोने एवं सिक्के सर्वप्रथम ग्रीक शासकों ने ही जारी किए थे, तथा धर्म चक्र का चिन्ह मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर मिलता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। कुछ तो क्वेश्चंस आपको यही याद हो गए होंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हमने जैसे आपसे वादा किया है
कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे कि आप भूल नहीं जाएंगे। तो बस थोड़ा सा आप कोशिश करें, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, दोनों लोग मिल के चलते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में, नई उमंग, नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।